हेलो नीट कैंडिडेट्स, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एमबीबीएस कोर्स के स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये जो राउंड है ये ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना पड़ेगा। यहाँ पर वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है और जिन्होंने 1500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी एंड 1000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ी पे किया है। इसके थ्रू 3 कॉलेज की अलॉटमेंट होती है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इसका सीट नोटिस दिया गया है, इसमें कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर बीएसए हॉस्पिटल, इसमें 6 सीट्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में भी 6 सीट्स अवेलेबल हैं, ये भी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो टोटल दोनों कॉलेज का मिला के 12 सीट्स अवेलेबल हैं। इस राउंड के लिए आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, जो भी काउंसलिंग वेन्यू है, जो कि द्वारका में इनका कैंपस है आईपी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होगी और आपका एलिजिबिलिटी भी वहीं पर चेक होगा। उसके बाद ही आपका सीट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। जैसे ही सीट्स फिनिश हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी इस राउंड का क्लोज़र डिक्लेयर कर देगी। तो आप सभी को शेड्यूल वाइज अपने अपने डेट एंड टाइम पर पहुंचना है। देखिए, इसमें एक आपको अंडरटेकिंग भी देना होगा कि आपने कोई भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, डीम्ड या किसी और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कोई भी सीट में एडमिशन या ज्वाइनिंग नहीं की है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो ऑलरेडी उसको कहीं पर एडमिशन मिल चुका है और फिर भी वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो आपकी जो अलॉटेड सीट है इस राउंड में वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये अंडरटेकिंग आपको वहाँ पे सबमिट करनी है और सभी कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने, क्योंकि ये आपको वहाँ पर शो करने पड़ेंगे। अगर आप अंडरटेकिंग देते हैं लेकिन आपने पहले से कहीं पर सीट होल्ड कर रखी थी, ये एडमिशन ले रखा है, अगर बाद में यूनिवर्सिटी को ये पता चलता है कि आपने ये अंडरटेकिंग फॉल्स दिया है, तो आपकी सीट कभी भी कैंसिल हो सकती है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं ऑल इंडिया कोटा से, डीम्ड यूनिवर्सिटी में या किसी और स्टेट काउंसलिंग से, तो प्लीज़ वो लोग इसमें पार्टिसिपेट ना करें। जिन भी कैंडिडेट को इस राउंड में एडमिशन मिलेगा, यानी कि अलॉटमेंट मिलेगा, उन्हें अपने अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना है 30 सितंबर तक, क्योंकि अगर आपने 30 सितंबर तक रिपोर्ट नहीं किया या ज्वाइन नहीं किया तो फिर आपका उस अलॉटेड सीट पर कोई भी राइट नहीं रहेगा, यानी कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इसमें साफ साफ ये भी क्लियरली मेंशन है कि अगर स्ट्रे राउंड से आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो आपको वो अलॉटेड कॉलेज पर एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप अलॉटेड कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो फिर आपका जो नेक्स्ट अब जो नीट एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उससे आपको डिबार कर दिया जाएगा 1 साल के लिए और आपका फ़ी भी फॉरफीट हो जाएगी। देखिए, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कौन कौन कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की, 1500 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया और 1000 रुपीज़ का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे नहीं किया है, वो लोग इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और वो कैंडिडेट जो कि आईपीयू यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं बट उन्हें ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी या किसी और स्टेट काउंसलिंग से सीट अलॉट हुई है, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है इस राउंड के लिए। कैंडिडेट सपोज पार्टिसिपेट करते हैं इस राउंड में, लेकिन ऑलरेडी उन्हें स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा या डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन मिल चुका है, यानी कि वो लोग एडमिशन ले चुके हैं, फिर भी वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर उनकी सीट ये कैंसिल मानी जाएगी। देखिए, इसमें जो वेन्यू है वो बताया गया है, आपको गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसको हम आईपीयू कहते हैं, वहाँ जाना होगा। सेक्टर 16C द्वारका में इनका कैंपस है, वहाँ पर वेन्यू है ये काउंसलिंग का, यानी कि सारा काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पर ही होगा। इसमें कैटेगरी वाइज शेड्यूल बताया गया है। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं आईपीयू यूनिवर्सिटी से, इसमें दिल्ली के पीएच कैटेगरी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इसमें
जनरल PWD आते हैं, OBC PWD, SC PWD, ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स, उन सभी को 25 सितंबर को 11 AM तक वहाँ पर प्रेजेंट होना है। और जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अप टू रैंक 12,640 रैंक तक के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें भी 25 सितंबर 11 AM तक वहाँ पर प्रेजेंट होना है। और जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जो कि दिल्ली जनरल डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें भी 25 सितंबर को 11:15 AM तक वहाँ पर प्रेजेंट होना है। देखिए जो डिफेंस कैटेगरी में जो सीट्स हैं वो प्रायोरिटी वाइज अलॉट होंगी। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि दिल्ली SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अप टू रैंक 1,55,392 उन्हें भी 25 सितंबर को 12 नून तक रिपोर्ट करना है। इसके बाद जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, दिल्ली जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं अप टू रैंक 1 से लेके रैंक 8350 तक के, उन्हें भी 25 सितंबर को 2 PM तक रिपोर्ट करना है। उन्हें भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि EWS कैटेगरी से हैं और रैंक 12,641 ऑनवर्ड्स जितने भी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं दिल्ली EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 26 सितंबर 11 AM को रिपोर्ट करना है। और जितने भी दिल्ली ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी सेम 26 सितंबर 11 AM तक वहाँ पे प्रेजेंट होना है। और जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं दिल्ली SC कैटेगरी के रैंक 1,55,393 ऑनवर्ड्स उन्हें भी 26 सितंबर 11 AM तक वहाँ पर प्रेजेंट होना है। और जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं दिल्ली OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें भी 26 सितंबर 2 PM तक वहाँ पे प्रेजेंट होना है। और जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जो कि दिल्ली के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रैंक 8351 ऑनवर्ड्स उन्हें 3 PM 26 सितंबर को रिपोर्ट करना है। जिन भी कैंडिडेट्स को 26 सितंबर को आना है लेकिन वो लोग पहले चेक कर लेंगे कि वैकेंट सीट स्टेटस क्या है टिल 25 सितंबर तक, यानी कि 25 सितंबर तक आपको वैकेंट सीट स्टेटस चेक करना है। अगर सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी तभी आप लोग नेक्स्ट डे यानी कि 26 सितंबर को यूनिवर्सिटी कैंपस जाएं, अदरवाइज़ ना जाएं, क्योंकि जब सीट्स ही नहीं होंगी तो वहाँ जाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो भी SC ST OBC कैटेगरी की जो सीट्स हैं उनका जो कन्वर्जन है जनरल कैटेगरी में वो वहीं काउंसलिंग के दौरान ही होगा, यानी कि पहले से कोई इंटीमेशन नहीं आएगा। कोई भी जो अनफिल्ड सीट है ST कैटेगरी में वो SC कैटेगरी के कैंडिडेट को ऑफ़र की जाएगी और ऐसे ही होगा, सेम होगा। मतलब अगर ST कैटेगरी की सीट अगर वैकेंट है तो वो SC कैटेगरी के कैंडिडेट को वो लोग ऑफ़र कर देंगे। अगर SC कैटेगरी की कोई सीट वैकेंट होगी और अगर ST कैटेगरी का कैंडिडेट अवेलेबल होगा तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे ही जो रिज़र्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। कोई भी जो OBC वैकेंट सीट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी जनरल कैटेगरी में। कोई भी अगर SC ST PWD वैकेंट सीट होती है ACMS में तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आर्मी फॉर वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल आफ्टर एग्जॉस्टिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी। कहने का मतलब ये है जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है अगर उसमें कोई भी SC ST या PWD कैटेगरी की जो सीट अगर कोई खाली होती है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आर्मी में। ये उनके लिए है जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आर्मी पर्सनल्स के। तो सभी कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया गया है कि पहले आप अपनी सीट देख लें कि वैकेंट सीट स्टेटस क्या है, उसके बाद ही आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएं। किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट है अगर उसको वहाँ पर नहीं बुलाया जाता है या उसकी कैटेगरी शो नहीं होती है वैकेंसी पोजीशन में तो वो फिर अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट है उसकी जो काउंसलिंग है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। जब वहाँ काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है 60,000 रुपीज़ का,
जो कि रजिस्ट्रार गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नेम पे होना चाहिए, पेबल एट दिल्ली। और जो भी बैलेंस फ़ी वगैरह होगी वो आप जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर आप डायरेक्टली पे कर लेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं मैं बता देती हूँ। एक तो आपको अपना जो IPO में जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी उसके फॉर्म की एक कॉपी लेके जानी है। आपका नीट का जो स्कोर कार्ड है वो लेके जाना है। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है। और आपको DD लेके जाना है जो कि मैंने आपको बताया 60,000 रुपीज़ का। और आपको उस पर कैंडिडेट का नेम और किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो बैक ऑफ द DD में आपको वो मेंशन करना है। और जो आपका एडमिशन का जो वेरिफिकेशन फॉर्म है उसकी कॉपी लेके जानी है जो कि एडमिशन ब्रोशर में दी गई है। और एक प्रेफरेंस शीट वहाँ आपको मिलेगी, वो आपको वहीं पर फिल करनी होगी। फिर आपको अपना हाई स्कूल का एक सर्टिफिकेट लेके जाना होगा जिससे ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन हो सके। और आपके 11-12 के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स आपको लेके जाने हैं। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST OBC डिफेंस PWD EWS तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल, और एक आपको फ़ोटोकॉपी। फिर इसमें एक अपेंडिक्स 1 है जो कि आपको एडमिशन ब्रोशर में मिल जाएगी, आपको फिल करके साइन करना है ओरिजिनल में, और साथ में उसकी एक कॉपी भी लेके जानी है अगर आप डिफेंस कैटेगरी में क्लेम करते हैं एडमिशन। और एक अपेंडिक्स 9A 9B 9C 9D है, ये भी आपको एडमिशन ब्रोशर में मिल जाएगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि आर्मी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि अपेंडिक्स 6 में मेंशन है, वो भी आपको एडमिशन ब्रोशर में मिल जाएगा। और सभी कैंडिडेट्स को वहाँ पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा सके, उसके बेस पे आपको सीट का अलॉटमेंट होगा। और कैंडिडेट्स को सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो करने हैं डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए एंड अलॉटमेंट ऑफ द सीट। इसके बाद देखिए रिपोर्टिंग के बारे में बताया है। जो भी कॉलेज आपको वहाँ पे अलॉट होता है फिर आपको वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट करना है। और आपके पास एक प्रोविजनल एडमिशन स्लिप होनी चाहिए। इसका जो लास्ट डेट है रिपोर्ट करने का वो 30 सितंबर है। तो विद इन वर्किंग आवर्स में आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो जो भी सीट आपको अलॉट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। और आपको जब आप रिपोर्ट करेंगे तो जो भी बैलेंस अमाउंट है फ़ी का वो भी आपको पे करना है अलॉटेड कॉलेज में जाकर। इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि बताई गई हैं। अगर इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।